हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और आज हम बात करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 3 के बारे में, जो कि है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट के वीडियोस मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूं। उनके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर उनके लिंक्स को क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो आज हम समझेंगे यूरोप में मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म कैसे शुरू होता है और शुरू होने से पहले वो ट्रिगर मोमेंट्स क्या थे, वो हालात क्या थे, उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कब तक वहां पर नेशनलिज्म स्टैब्लिश नहीं हुआ था या नेशन स्टेट्स स्टैब्लिश नहीं हो पाई थी। तो जवाब है मिड 18th सेंचुरी तक, यानी कि 1750 तक वहां पर किसी भी तरह के कोई नेशन स्टेट के नामो निशान उतने नहीं दिखते थे। तो हमें ये समझना है कि फिर अगर नेशंस नहीं थे तो फिर था क्या। तो था वहां पे ये कि भाई एम्पायर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े सिर्फ राजघराने जिन्हें हम बोलते हैं वो हुआ करते थे वहां पे। वहां के जो लोग थे अलग अलग एम्पायर्स के अंडर अलग अलग इथनिसिटी के लोग रह रहे थे, अलग अलग डायलेक्ट्स बोलने वाले, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग एक ही एम्पायर के अंडर थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं तो वहां का सबसे भारी भरकम पैचवर्क था हैब्सबर्ग एम्पायर। पैचवर्क के बारे में अभी बताऊंगा। तो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर जर्मन बोलने वाले लोग भी थे, पॉलिश बोलने वाले लोग भी थे, मैग्यार बोलने वाले लोग भी थे, ठीक है, तो इटालियन बोलने वाले लोग भी थे। तो इतनी सारी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक देश में रह रहे हैं। आप कह सकते हैं कि साहब हिंदुस्तान में भी तो रहते हैं, मगर हिंदुस्तान का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी देता है। यूरोप में एम्पायर्स में उस समय कोई भी इस तरह के लॉ कोड्स या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ करते थे, तो वो कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। वहां पे सिटीजन नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी देखा जाए तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सिटीजन्स यानी कि वहां के जो लोग थे असल में उनको सिटीजन्स कह भी नहीं सकते आप। वो जो एम्पायर्स के अंडर जो लोग रह रहे थे उनके पास में कोई भी एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी जिससे वहां पे नेशनलिज्म आ सके। क्योंकि राष्ट्रवाद के लिए सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना का भी तो होना जरूरी है, एक भावना की हाँ वननेस कॉमननेस की फीलिंग होना जरूरी है, और वो वहां नहीं थी। तो उसको डेवलप कैसे किया जाए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगली बात समझते हैं ग्रेट एम्पायर्स और पैचवर्क्स। ग्रेट एम्पायर्स बड़े राजघराने या फिर पैचवर्क होता है एक, आपने देखा होगा रोड्स के ऊपर जब रोड टूट जाते हैं तो हमारी सरकारें क्या करती हैं कि रोड बनाने के बजाय वो जो जहाँ गड्ढा होता है वहां पर डामर लगाकर और उस हिस्से को छिपा देती है, एक तरह से मतलब उसको ठीक करने का दावा करती है। हालांकि वो हिस्सा अलग से दिखता भी है रोड के ऊपर, आपने बिल्कुल देखा होगा, उसी को पैचवर्क बोलते हैं। तो पैचवर्क होता तो ज्वाइंट ही है साथ में, लेकिन फिर भी अलग दिखता है। और यही हालात यूरोप के अंदर जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे उनके थे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया भी, हैब्सबर्ग एम्पायर उस समय का शायद सबसे बड़ा पैचवर्क हुआ करता था। हैब्सबर्ग एम्पायर ने कुछ एरिया जमीन जर्मनी का रोक रखा था, कुछ हिस्सा सुडेटनलैंड का रोक रखा था, एल्पाइन स्टेट्स को भी रोक रखा था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ हिस्सा इटली का भी, कुछ स्पेन का हिस्सा जिसे गैलिशिया बोलते हैं, गैलिशिया भी उनके अंडर था। वेनेशिया, लोम्बार्ड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे हिस्से उनके अंडर हुआ करते थे। तो ये पैचवर्क था। अब इन सभी हिस्सों में अलग अलग भाषाएं लोग बोलते थे, उनका कल्चरल डाइवर्सिटी थे वो एक तरह से, और उनको कोई संविधान के अंडर किसी भी तरह की जो है एक वननेस नहीं थी, एक यूनिफिकेशन नहीं था उनका, वो यूनिफाइड नहीं थे। संविधान बहुत सारी चीजों में मदद करता है और वो वहां नहीं हुआ करता था उस समय, तो उनके पास में कोई भी एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो जो ऑल द प्रेजेंट ग्रेट नेशंस, जो आज की जो ग्रेट नेशंस है, ग्रेट यूरोपियन नेशंस जैसे जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ये बड़े बड़े जो नेशंस हैं, ये बड़े बड़े देश जो हैं उस समय बटे हुए थे। आप जानते होंगे कि आजादी से पहले हिंदुस्तान भी कई सौ रियासतों में बटा हुआ था, 400 से भी ज्यादा रियासतों में हिंदुस्तान पूरा बटा हुआ था। और इसी तरह से जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कैंटोन्स में बटे हुए थे। कैंटोन्स बोलते हैं स्टेट्स को वहां पे। स्विट्जरलैंड में बेसिकली ये टर्म यूज होती है कैंटोन्स। तो कैंटोन्स का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। तो इन सब अलग अलग स्टेट्स में बटे हुए थे। और सबसे पावरफुल जो स्टेट था वो था प्रूशिया। एक्चुअली स्टेट बोलना भी इनको ठीक नहीं होगा, इनको छोटे छोटे एम्पायर्स या एरिस्टोक्रेसी बोलने में ज्यादा भलाई है हमारी। तो
एरिस्टोक्रेसीज के बीच में या नोबेलिटी के बीच में बटे हुए थे सारे के सारे जर्मनी के हिस्से, और सबसे पावरफुल एम्पायर जर्मनी में था प्रूशिया। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जर्मनी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, प्रूशिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, तो इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। मगर फिलहाल हम बात करते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में कि वो लार्जेस्ट पैचवर्क कैसे था। देखिए हैब्सबर्ग एम्पायर में क्या क्या आता था। हंगरी, ऑस्ट्रिया, सम पार्ट ऑफ जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अल्पाइन स्टेट्स, गैलिशिया, वेनेशिया, लंबार्डे, ये सभी हिस्से, इनके अलावा भी और भी कई हिस्से हैं, और ये सभी हिस्से जो है हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर आया करते थे। अब इन सभी हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो आप उन सभी नागरिकों का ध्यान नहीं रख पाएंगे जो अलग अलग इथनिसिटी से आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, और इसीलिए नागरिकों के साथ में बहुत अन्याय भी हुआ यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक की कंप्लीट क्लैरिटी के लिए मैं आपको जो पोजीशन है, जो प्रेजेंट यूरोप का जो मैप है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके सामने है, ये देखिए यूरोप का मैप आपके सामने है बिल्कुल। और आज के यूरोप में के मैप को समझना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि आप समझें मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के मैप को, क्योंकि अगर मैं आपको सीधा मिड 18th सेंचुरी का मैप बताऊंगा तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, उस समय के मैप को आप समझ नहीं पाएंगे कि किस किस तरह से डिवाइडेशंस है, क्योंकि तब का मैप जो है वो नेशंस में नहीं बल्कि एम्पायर्स में डिवाइडेड है। और आज का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जो आपको नजर आ रहा है, ये नेशंस में डिवाइडेड है। ये सभी यूरोप के डेवलप्ड नेशंस हैं, जर्मनी, फ्रांस, ये देखिए ऑस्ट्रिया है, यहाँ पोलैंड दिख रहा है आपको, यूक्रेन, रोमानिया, इटली, ग्रीस, स्पेन, पोर्तुगल, आयरलैंड आप देख पा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है ये सभी आज इंडिपेंडेंट नेशंस हैं अपने आप में, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ करता था। अब मैं आपको जो दूसरा मैप है तब का मिड 18th सेंचुरी का वो भी दिखाता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं मिड 18th सेंचुरी के दौरान जो यूरोप का मैप हुआ करता था उसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आज के मैप से बिल्कुल अलग मैप हुआ करता था। आज का जो मैप है, जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया गूगल मैप्स में, वो नेशंस में डिवाइडेड है, सॉरी, ये नेशंस में डिवाइडेड है। ये डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं यूरोप के। और ये जो मैप आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये मिड 18th सेंचुरी के दौरान का मैप है, जब सारा यूरोप एम्पायर्स में डिवाइडेड था। तो आप देखिए कि सबसे बड़ा पैचवर्क मैंने आपको बताया, जैसा कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर को बताया था, और वो बिल्कुल बीचों बीच आप देख सकते हैं ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर है ये। इसमें ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों हैं, और एक बड़ा हिस्सा जर्मनी का भी इसमें है। गैलिशिया भी अगर आपको दिख रहा हो तो गैलिशिया भी इसके अंडर आ रहा है। देखिए ऊपर ऑस्ट्रियन एम्पायर के ऊपर लिखा हुआ है गैलिशिया, बिल्कुल ये भी इसके अंडर आ रहा है। तो इस तरह से ये काफ़ी सारा हिस्सा इसमें ही है। स्विट्जरलैंड भी छोटा ही है, वो भी डिवाइडेड है। और जर्मनी का सबसे पावरफुल जो किंगडम है प्रूशिया, ये आपको ऊपर दिख रहा है, ये देखिए हैबोवर के बिल्कुल पास में है, पोलैंड के पास, पोलैंड और हैबोवर की जीबी के बीच में है, ये आपका प्रूशिया है। और फ्रांस आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख ही रहा है, फ्रांस और स्पेन दोनों। आप देख सकते हैं कि आयरलैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के अंडर था उस समय, और डेनमार्क आप देख पा रहे हैं, स्वीडन, नॉर्वे, ये सभी आप देख पा रहे हैं। तो ये एक्चुअल में सभी एम्पायर्स हैं, जैसे लिखा है इसमें ऑस्ट्रियन एम्पायर, रशियन एम्पायर, ये सभी एम्पायर्स हैं, ऑटोमन एम्पायर, किंगडम्स, एम्पायर किंगडम्स, इनके अंदर ही पूरा का पूरा तब का यूरोप डिवाइडेड है। तो स्टूडेंट्स, एम्पायर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब हम इन एम्पायर्स के अंदर चलते हैं, मतलब इनकी इंटरनल सिचुएशंस को जानने की कोशिश करते हैं कि तब इनकी इंटरनल सिचुएशन किस तरह की थी, सोसाइटी जो है वो किस तरह से डिवाइडेड थी तब की। आज की सोसाइटी तो क्योंकि डेमोक्रेटिक नेशंस में रहते हैं, सब सिटीजन्स हैं, सबके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, लेकिन तब ये सब नहीं हुआ करता था। तब तो एम्पायर्स थे, बड़े बड़े राजघराने राज करते थे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि तब की सोसाइटी कैसी है। और जिस मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे थे, जिसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, वो कब राइज होती है, किस तरह से आती है गेम में, ठीक है। और उसमें कौन शामिल था, कौन थे वो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तब के नेशंस की, दो डिवाइडेड कंडीशंस के बारे में। एरिस्टोक्रेसी के बारे में हम बात करेंगे और हम मिडिल क्लास के बारे में बात करेंगे। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि एम्पायर्स थे, तो एम्पायर्स क्यों थे? क्योंकि उनमें एरिस्टोक्रेसीज थी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कि एम्परर या किंग और उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, ये सभी एरिस्टोक्रेसी का हिस्सा हुआ करते थे। ये सभी प्रिविलेज्ड क्लास का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। हालांकि ये लोग नंबर में बहुत कम थे, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर्स में बताया है कि ये ऑलमोस्ट माइनॉरिटी में थे, 2 से 4% मानिए आप।
फ्रांस के अंदर अगर मैं बात करूं, ठीक है, और बाकी यूरोप में भी ये एक तरह से माइनॉरिटी में ही थे, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत पावरफुल थे। तो सवाल ये उठता है कि ये माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी इतने पावरफुल क्यों थे? इन्होंने उस पावर को किस तरह से मेंटेन किया, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये अपना पावर मेंटेनेंस के लिए अलग अलग तरह के टूल्स का यूज करते थे, जैसे डिप्लोमेटिक टूल्स का ये लोग इस्तेमाल किया करते थे कि अगर फ्रांस का मैं एग्जांपल लूं तो जानबूझ के फ्रेंच लैंग्वेज को ही ज्यादा प्रमोट करेंगे, फ्रेंच में बात करेंगे, बिकॉज फ्रेंच में बात करना बहुत ही, जैसे आप हिंदुस्तान की बात करें तो इंग्लिश में अगर आप बात करते हैं तो आपको स्टेटस ज्यादा दिखता है बजाय हिंदी में बोलने के। तो उसी तरह से ये लोग फ्रेंच का जानबूझ के यूज करते थे अपना स्टेटस शो करने के लिए। ये एक डिप्लोमेसी का तरीका हुआ करता था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग डायलेक्ट्स बोलने वाले लोग जो है इन अलग अलग जो डायनेस्टिकल पैचवर्क्स थे एक तरह से, या बड़े बड़े पैचवर्क वाले एम्पायर्स थे, इनमें रहा करते थे। तो उन सभी अलग अलग लैंग्वेजेस वाले लोगों को दबाने के लिए ये एरिस्टोक्रेसीज और बड़ी बड़ी फैमिलीज अपनी परफेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करती थी। आगे अगर हम बात करें डिप्लोमेसी के अलावा मैरिज रिलेशंस बोलना ठीक नहीं होगा, मैरिज अलायंसेज इज मच बेटर वर्ड। मैरिज अलायंसेज क्या होती है कि ये अपनी पावर मेंटेनेंस के लिए आपस में बड़े बड़े राजघराने ही जो है जो मैरिज के जो रिलेशंस है वो बनाया करते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो लुइस 16 की वाइफ जो थी मैरी एंटियोनेट, वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। मैरी एंटियोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, और इसी तरह से जितने भी राजघराने थे वो अलग अलग राजघरानों में ही शादियां करते थे। लोअर क्लास की फैमिली से किसी भी तरह का रिश्ता जोड़ने में वो इंटरेस्टेड नहीं थे, और यही उनका पावर मेंटेनेंस का एक और पॉइंट भी था। खैर आगे बात करते हैं सर्फडम। ये इनका बहुत ही ड्रैकोनियन वे था अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए। सर्फडम अगर आप हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो बंधुआ मजदूरी, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो बंधुआ मजदूरी को ही वहां सर्फडम कहा जाता है। ये किसानों को जो है सर्व्स बना लेते थे, उनकी जमीनें हथिया लिया करते थे, उनको अपने ही लैंड के ऊपर लेबर बना देते थे, किराए का लेबर, और उनको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि किसान जो है पढ़े लिखे तो होते नहीं थे उस समय, तो उनको एक्सप्लॉइट करते थे हर पॉसिबल वे में। और इसीलिए ये जो पूरी पॉलिसी इनकी होती थी इसे बोलते थे सर्फडम, और जो वो किसान होते थे जो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे उन्हें बोलते थे सर्व्स। तो ये इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया करते थे, और इसीलिए ये लोग बहुत पावर में बने हुए थे। सेकेंडली, इन्होंने कभी भी स्कूल नहीं पहुंचने दिया इन किसानों के बच्चों को या इस अनप्रिविलेज क्लास के बच्चों को, क्योंकि अगर स्कूल पहुंच जाएंगे तो उन्हें डर था कि स्कूल पहुंच जाएंगे तो हमारे सामने गर्दन उठाएंगे, तो हमें स्कूल में जाने ही क्यों दे। तो तब की सिर्फ जो प्रिविलेज क्लास थी, जो हायर क्लास थी, वही अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी, और वही उन्हीं के बच्चे एक तरह से पढ़ाई किया करते थे। आगे हम बात करते हैं मिडिल क्लास के बारे में, द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। ये गेम में कहां से आ जाती है? जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि मिड 18th सेंचुरी के दौरान पहली बार ब्रिटेन के अंदर जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है 1750 के दौरान, और इसी औद्योगिक क्रांति ने मौका दिया सभी अनप्रिविलेज क्लास के लोगों को पढ़ने का, क्योंकि यहाँ के एम्परर्स को अब और ज्यादा फायदा कमाना है। देखिए, लालची आदमी का लालच कभी खत्म नहीं होता, ये बढ़ता ही है। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी लगने लगी, और आपको पढ़ा लिखा लेबर चाहिए, और पढ़े लिखे लेबर के लिए आपको इन लेबरर्स के बच्चों को, जो अनप्रिविलेज क्लास के जो बच्चे हैं, इनको आपको स्कूल भेजना पड़ेगा ताकि इंजीनियर बन सके, ठीक है, ताकि ये हेल्प कर सके उन फैक्ट्रियों को खुलने में। तो ये गए भी और ये पढ़े भी, और इनमें से कुछ बिजनेसमैन बने, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट बने, लेबरर्स भी बने, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स भी बने। प्रोफेशनल्स जिसका मैं एग्जांपल पिछले लेक्चर्स में भी दे चुका हूँ, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये सभी प्रोफेशनल्स थे। तो ये जो नई मिडिल क्लास है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं के लालच से इस नई मिडिल क्लास ने जन्म लिया। ये मिडिल क्लास का जन्म जो है उसी अनप्रिविलेज्ड क्लास, उसी लोअर क्लास से हुआ। लेकिन ये नई मिडिल क्लास उस लोअर क्लास से नेचर में काफी हद तक अलग थी। ना तो ये अमीर थी, इनको मिडिल क्लास बोलने का रीजन था, ना तो ये अमीर थे ना ये गरीब थे, इनके पास में अपनी जो है जीवन यापन करने के लिए जरूरत का पैसा था, और क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, टैलेंट था, और इसीलिए इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। तो ये बिल्कुल अलग थे लोअर क्लास से। आगे हम देखते हैं
तो ये जो मिड 18th सेंचुरी में इनकी शुरुआत होती है 1750 के दौरान लगभग, और उसके बाद में ये लेट 19th सेंचुरी तक पूरे यूरोप में जो है फैल जाते हैं, चाहे वो फ्रांस हो या जर्मनी हो या दूसरे यूरोपियन स्टेट्स हो, इन सभी में ये मिडिल क्लास जो है राइज हो गई। इस मिडिल क्लास को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो एक और नाम है द लिबरल क्लास। लिबरल क्लास, इनको लिबरल क्लास क्यों बोलते थे ये मैं अभी नेक्स्ट। तो ये लिबरल क्लास इन्हें क्यों बोलते थे, चलिए इस बारे में हम बात करते हैं कि इन्हें लिबरल क्लास क्यों बोला जाता था। तो आइए बात करते हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास को एक और नाम से जाना जाता था, लिबरल क्लास। इसको पूरा नाम अगर बोले तो इसे बोलते थे द लिबरल एजुकेटेड और द एजुकेटेड लिबरल क्लास। द एजुकेटेड लिबरल क्लास, इसे एजुकेटेड लिबरल क्लास बोलने का एक लॉजिक था। अब एजुकेटेड से तो आप समझ गए कि भैया पढ़ी लिखी थी इसलिए एजुकेटेड लगा रखा है, लेकिन लिबरल का मतलब क्या है ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आइए लिबरल का मतलब हम समझते हैं। लिबरल एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है बेसिकली, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड लिबरल नहीं है, लिबर है सिर्फ, लिबर, और इसका मतलब होता है फ्री। लिबर का मतलब होता है फ्री, तो वहीं से आया है ये लिबरल, ठीक है। अब लिबरल क्या होता है, तो मिडिल क्लास को लिबरल क्लास बोलने का कुछ कारण था, क्योंकि मिडिल क्लास के कुछ लिबरल आइडियाज थे। लिबरल का मतलब फ्रीडम, फ्री होने वाले आइडियाज थे, ठीक है। आज तो लिबरलिज्म बहुत ज्यादा जो है फेमस है, तो आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ रहे होंगे इससे। तो मिडिल क्लास को लिबरल क्लास बोलने का रीजन था कि उनके पास में कुछ लिबरल आइडियाज थे, और वो लिबरल आइडियाज क्या थे वो हम देखेंगे। तो उनका पहला लिबरल आइडिया था कि भैया फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हमें चाहिए फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ये है कि कोई भी किसी के अंडर नहीं रहेगा, कोई किसी को सर्व नहीं बना सकता, सर्वडम नहीं कर सकता किसी के साथ में, ठीक है। किसी को जो है आप गुलाम नहीं बनाएंगे, सब फ्री रहेंगे। दूसरा था इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी, आप लॉ कोड बनाइए। लॉ कोड का मतलब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करें, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करें, और कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में सभी बराबर होने चाहिए। ना तो कोई एरिस्टोक्रेसी, ना नोबेलिटी, ना क्लर्जी, और ना ही अनप्रिविलेज्ड क्लास, सभी बराबर होने चाहिए। हालांकि इस इक्वालिटी बिफोर लॉ का एक एक्सेप्शन जरूर है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। वो एक्सेप्शन मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो एक्सेप्शन क्या है। आगे देखते हैं गवर्नमेंट बाय कंसेंट। आज तो खैर यही है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट ही बनती है, लेकिन तब गवर्नमेंट बाय कंसेंट नहीं थी, क्योंकि एम्पायर्स बहुत थे, राजाओं को अपनी गद्दी छोड़नी नहीं थी। तो इनकी डिमांड थी कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट का मतलब था रिप्रेजेंटेटिव वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए, जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने। हालांकि इन्होंने सभी लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चुनने का जो है अधिकार नहीं दिया है, वो बात हम एक्सेप्शन में करेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ के एक्सेप्शन में करेंगे। बट ठीक है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब ये है कि चाहे कुछ लोग ही वोट दें, मगर वोटिंग से बने, किसी को पैदाइशी हक ना हो राजा बनने का। आगे देखें तो एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, यही तो चाह रहे हैं ये लोग, यही तो चाहते हैं, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, यानी कि राजाओं का राज खत्म हो जाए। राजा न्याय करने में अब असफल हैं और न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वो जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, इफ दे आर टोटली फेलिंग इन गिविंग जस्टिस टू द पीपल, देन दे शुड लीव, राइट। दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एरिस्टोक्रेसी शुड बी एंडेड। तो यही इनकी डिमांड भी थी, ठीक है। अगला कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, सबके पास में अधिकार होने चाहिए, वो अधिकार एब्सोल्यूट होने चाहिए। एब्सोल्यूट होने का मतलब ये है कि सभी के लिए होने चाहिए। संविधान के जो कानून है, नियम है, अधिकार जो भी संविधान देता है, वो सभी के लिए होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी में फर्क करे वो। और इसी के साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, इनका होना भी जरूरी है। उन्होंने इस बात की भी डिमांड की, क्योंकि एम्पायर्स में सारी प्रॉपर्टी राजाओं की होती थी, जितने खेत है राजाओं के। अगर आप खेत पे खेती कर भी रहे हैं, तब भी वो राजा के ही खेत हैं, राजा जब चाहे तब हड़प सकता है उन खेतों को आपसे। तो ये नहीं चलेगा, जो वायलेशन है प्रॉपर्टी राइट्स का वो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी का वायलेशन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब आप प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड करवाएं उनको। तो ये भी उनकी डिमांड थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ मार्केट, ये तो सबसे बड़ी डिमांड थी। देखिए इसको मैंने लास्ट में लिखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये लीस्ट है, नहीं, लास्ट में तो है बट लीस्ट नहीं है। ये सबसे बड़ी और सबसे मोटी डिमांड थी।
नेपोलियन बोनापार्ट ये एक डिमांड के ऊपर उसने काफी काम किया, इसी वजह से वो टिक भी पाया, समझे। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स का मतलब ये इकोनॉमिक स्फीयर है, इसे आप कह सकते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स क्या होता है? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स का मतलब यह है कि जो टैक्सेस और जो एक्साइज ड्यूटीज और अलग अलग तरह की इसी तरह की जो टैक्सेस आप जो वसूल कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं जिनसे आप, वो बहुत ही एक्सेसिव है। बिजनेसमैन को बहुत जबरदस्त लॉस हो जाता है, तो उसमें आप जो है उसकी मदद करें। पहली बात तो मार्केट्स फ्री नहीं है, मतलब हर बॉर्डर के ऊपर जो है टैक्सेस के लिए आपने वो एक तरह से एक वॉल लगा रखा है कि आप उसको जब तक वो टैक्स पे नहीं कर देते तब तक आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो इन टैक्स बैरियर्स ने जो है बिजनेसमैन के नाक में दम कर रखा था, इसीलिए वो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स चाहते थे। उसके ऊपर से दिक्कत ये भी थी कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही है। एक ही स्टेट के अंदर कई, मतलब एक अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी में अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है जर्मनी, तो सभी स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही है और अलग अलग तरह का टैक्सेस भी है। ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं राजस्थान में रहता हूं और मैं जयपुर से अलवर जाऊं तो मुझे, मैं मान लीजिए मैं कुछ बेचता हूं या मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूं, तो अगर मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना है और मैं यहां से लेकर जा रहा हूं, मैं अलवर बॉर्डर पे पहुंचता हूं तो अलवर बॉर्डर पे भी मेरे लिए जो है एक्साइज ड्यूटी तैयार है। अलवर से फिर मैं जब उसको क्रॉस करके भरतपुर की तरफ निकलता हूं तो भी मेरे ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग रही है, तो इससे तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो जो मार्केट्स को जो है जबरदस्त लॉस मेकिंग उस समय हो रहा था बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन डिमांड कर रहे थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स भी होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मिडिल क्लास जो है ये एक्चुअली वो बिजनेसमैन ही है, तो इन्होंने डिमांड तो रखनी थी वाली, और यही इनकी सबसे बड़ी डिमांड भी थी। तो मैं बात कर रहा था एक्सेप्शन ऑफ राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसकी बारे में मैं बात कर रहा था। तो ये एक्सेप्शन क्या था? हमारे जो लिबरल नेशनलिस्ट्स हैं इनके मांगों का एक्सेप्शन भी था ही, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेशनलिज्म का एक तरह से जो स्टार्ट जो हुआ वो फ्रांस में हुआ। एक तरह से नेशन स्टेट बनने की तरफ जो पहला एक तरह से डेमो दिया वो फ्रांस ने दिया, तो फ्रांस में भी यही सिस्टम था, और इसी एक्सेप्शन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या है? नो यूनिवर्सल सफरेज। दोस्तों सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट, वोटिंग राइट। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि सबको मताधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। आप सोचेंगे ये कैसी बात हो गई, जब लिबरल नेशनलिस्ट हैं, लिबरल एजुकेटेड लिबरल नेशनलिस्ट हैं, तो उनको पता नहीं थी इस चीज, लेकिन सिस्टम यही था, उनके दिमाग में यही आया, शायद तब के हिसाब से उन्होंने इसी को ज्यादा बेटर पाया कि सबको अधिकार नहीं होना चाहिए भैया, वोटिंग राइट सबको नहीं होना चाहिए, सबकी अकल काम नहीं करती थी उनके हिसाब से। तो खैर जो भी है, ओनली प्रॉपर्टी होल्डर राइट किसको था? वोट दे कौन सकते थे? जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास प्रॉपर्टी एक फिक्स नंबर ऑफ फिक्स एक जमीन है या पर्टिकुलर लैंड आपके पास में, आप लैंड ओन करते हैं बहुत बड़ा, ठीक है, तो ही आप वोट देने का अधिकार रखते हैं, अदरवाइज आप नहीं रखते हैं। लैंड ही नहीं, लैंड के अलावा प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने बताया, पैसा वैसा आपके पास जितना भी, यानी कि केवल पैसे वालों को वोट देने का अधिकार था, सबको नहीं था। फिर किस किस को नहीं था, ये भी एक सवाल है। तो मैन विदाउट प्रॉपर्टी, ये बात तो आपको यहीं से समझ में आ गई होगी। उसके अलावा वुमेन को बिल्कुल अधिकार नहीं था, वुमेन फोक पूरी तरह से एक्सक्लूडेड थी। वुमेन फोक को चाहे वो प्रॉपर्टी होल्डर हो या ना हो, डजंट मैटर्स, वुमेन आर नॉट अलाउड टू वोट। द यूनिवर्सल द सफरेज राइट्स आर नॉट बीन गिवन टू द वुमेन। आप केवल औरत होना काफी है आपको इन अधिकारों से आपका छिन जाने के लिए। उस समय के जो नियम इन्होंने जो एजुकेटेड लिबरल क्लास ने बनाए थे उनके हिसाब से, तो ये वो एक्सेप्शन है, मतलब वो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो मांग रहे हैं, लेकिन वो अपने ही लोगों को वो पूरी तरह से इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसी के कारण जो है 19th सेंचुरी में एक और जो है जंग छिड़ गई, एक और रेवोल्यूशन छिड़ गया, आंदोलन छिड़ गया। जो ये विदाउट प्रॉपर्टी वाले जो लोग थे, जो अनप्रॉपर्टीड मैन जो थे और वुमेन जो थी, वो अपने अधिकारों के लिए 19वीं सदी के बाद सामने आती हैं और वो कहती हैं कि हमें भी अधिकार चाहिए। और उन्हीं रेवोल्यूशंस का नतीजा निकला कि बाद में औरतों को भी और सभी को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मिला। क्या
अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये तबका है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस से शुरुआत होती है। फ्रांस ने डेमो दिया एक डेमोक्रेटिक नेशन बनने का सबसे पहले, तो 1799 में वहां पे जो है नेपोलियन आ गए। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नेपोलियन कोड जो है नेपोलियन ने लोगों के ऊपर लागू कर दिया था जहां जहां वो रूल कर रहे थे, इंक्लूडिंग फ्रांस, सम पार्ट ऑफ जर्मनी वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, तो ये नेपोलियन कोड जो है इसमें बेसिकली क्या था, एक बहुत खतरनाक चीज जो नेपोलियन ने लिखी थी, ही रिड्यूस द स्टेटस ऑफ वुमेन, ही रिड्यूस द स्टेटस ऑफ वुमेन टू अ माइनर। माइनर का मतलब होता है डिपेंडेंट, बच्चे को बोलते हैं आज हम माइनर, क्योंकि बच्चा जो है पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इन्होंने वुमेन को जो है माइनर का स्टेटस दे दिया कि वुमेन आर सब्जेक्टेड टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। मतलब वुमेन को एक तरह से प्रॉपर्टी की तरह देखा जाने लगा कि हाँ ये तो जो है मैंस ओन करते हैं वुमेन को, मैंस या तो फादर और फादर के बाद में हस्बैंड, तो वुमेन के ऊपर इन्हीं की अथॉरिटी चलेगी, वुमेन को किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं है। और इस तरह की चीज करके नेपोलियन ने एक तरह से औरतों से उनके अधिकार पूरी तरह छीन लिए। और इसी वजह से द वुमेन फोक वर सब्जेक्टेड टू द ग्रॉस एक्सप्लॉयटेशन एट दैट टाइम। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक लिबरलिज्म की जो उस समय आया था। इकोनॉमिक लिबरलिज्म ने राइज ऑफ नेशनलिज्म में काफी हेल्प किया, क्योंकि इससे बिजनेसमैन को बहुत जबरदस्त मोटा मुनाफा हुआ, बहुत फायदा भी हुआ, जिसकी जरूरत भी थी हालांकि, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो यूरोपियन नेशंस की है वो रुकी हुई थी। और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर रुकी रहेगी तो आगे किसी भी तरह का रेवोल्यूशन वो लोग नहीं कर सकते, किसी भी तरह से अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, पावरफुल नहीं हो सकते हैं। तो इसी के लिए जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का होना जरूरी था। और बिजनेसमैन इस तरह की डिमांड भी कर रहे थे कि बहुत से टैरिफ बैरियर्स हैं, कस्टम बैरियर्स हमें देने पड़ते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, देखिए बहुत प्रॉब्लम थी। तो इसी का जवाब, इन सभी जो इकोनॉमिक इश्यूज थे बिजनेसमैन के साथ में, इनका जवाब बनकर सामने आता है ज़ोल्वेरियन। इसका जिक्र मैंने पिछले लेक्चर्स में भी किया था, तो हम ज़ोल्वेरियन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसकी हिस्ट्री कुछ नेपोलियन से कनेक्टेड है। मैंने नेपोलियन वाले पार्ट में ही ज़ोल्वेरियन को एक्सप्लेन किया था आपको थोड़ा बहुत, तो मैं ज़ोल्वेरियन को अब मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताऊंगा कि ज़ोल्वेरियन एक्चुअली है क्या। तो ये ज़ोल्वेरियन के बारे में बात करेंगे। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो नेपोलियन ने जर्मनी में 39 स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन तैयार की थी। ये जर्मनी से ही शुरू होता है। सबसे पहले ज़ोल्वेरियन का जो आइडिया है जर्मनी से शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी जो है तकरीबन 400-500 से भी ज्यादा अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था। अच्छा, समस्या ये थी कि स्टेट्स में डिवाइडेड था वो तो ठीक है, इन स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, अलग अलग कल्चर्स थे, एक तरह से कल्चरल डिफरेंसेस भी थे, अलग अलग इथनिसिटी रहती थी। तो इसी की वजह से बहुत ही रंग बिरंगा था पूरा का पूरा जर्मनी, अलग अलग तरह के लोग वहां रहते थे। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते थे उतना ज्यादा, क्योंकि वही वननेस की फीलिंग नहीं थी, कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते थे, सब अपने आप में कंप्लीट नेशन समझते थे अपने आप को। तो ये बड़ी प्रॉब्लम उभर कर सामने आ रही थी उस समय। और इसका सबसे भारी नुकसान हो रहा था तब के मर्चेंट्स को और बिजनेसमैन को। जो व्यापारी वर्ग है वो इस चीज का नुकसान जो है उठा रहा था रेगुलरली। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल आपकी किताबों में दिया हुआ भी है कि एक आदमी को अगर हैमबर्ग से नर्मबर्ग तक जाना है तो वो देखिए किस तरह से अगर उसे सामान बेचने के लिए निकलना है तो उसका बिजनेस उसको किस तरह से वो लॉस मेकिंग करेगा वो बताया हुआ था। लॉस मेकिंग इस तरह से कि 39 स्टेट्स हैं, जो 39 स्टेट्स की नेपोलियन ने कॉन्फेडरेशन तो बना दी थी, लेकिन उसको कंप्लीट करने से पहले ही नेपोलियन जो है वो उनका एम्पायर खत्म हो गया। 1814 के अंदर बैटल ऑफ वाटरलू हुआ जिसमें नेपोलियन हार गया और उसके बाद में चैप्टर क्लोज हो गया नेपोलियन का। तो फिर ये जो ज़ोल्वेरियन है ये कहां से आई? तो देखिए ये 1834 में इसका बनना पाया जाता है, 1834 के अंदर। 1834 में प्रूशिया के एफर्ट से ज़ोल्वेरियन क्रिएट हुआ। प्रूशिया जो कि मैं आपको बता चुका हूं जर्मनी का सबसे पावरफुल एम्पायर है, सबसे पावरफुल स्टेट है। तो प्रूशिया ने ही बीड़ा उठाया कि हम ज़ोल्वेरियन बनाएंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये नेशनलिज्म का पार्ट है, कोई एम्पायर जो है वो क्यों उठाएगा? तो एम्पायर्स को भी तो अपना बेनिफिट चाहिए। और एम्पायर प्रूशिया इस चीज को दूसरे एंगल से देख रहा था, हम लोग तो इस एंगल से देख रहे हैं। प्रूशिया देख रहा था कि ज़ोल्वेरियन के थ्रू वो यूनिफिकेशन करेगा और यूनिफिकेशन करके
उस लैंड को प्रूशिया में मिला लेगा, उस जर्मनी को यूनिफाई कर देगा पूरे जर्मनी को, और फिर प्रूशिया का जो राज है वो पूरे जर्मनी पर हो जाएगा, सिर्फ प्रूशिया के उस पर्टिकुलर लैंड पे नहीं रहेगा। उनका मकसद ये था, तो इसीलिए उन्होंने ज़ोल्वेरियन क्रिएट किया, उन्होंने नेपोलियन के आइडिया को आगे प्रोसीड किया। खैर, अब देखिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि जब नेपोलियन 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन बताया था तो उनकी कंडीशन कैसी थी। देखिए 39 स्टेट्स में लगभग 39 टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती थी अलग अलग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप सामान बेच रहे हैं और आपको 39 अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाने वाली स्टेट से गुजरना है तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है। आपको 39 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जो कि बहुत ही मुश्किल है आना। उसके साथ में इन 39 स्टेट्स के अंदर 39 टाइप की करेंसीज भी थी, करेंसीज। अब आपको इतना सारा फॉरेक्स रिजर्व भी चाहिए, अलग अलग करेंसीज को कन्वर्ट करने में ही बहुत पैसा लगता है। आप देखिए कि प्रेजेंटली अगर आप रुपए की हालत देखें तो रुपए तकरीबन 70 रुपए है, $1 का 70 रुपए बनता है, ठीक है। तो $1 बराबर 70 रुपीज है, तो वहां पर भी इस तरह का कोई ना कोई डिफरेंस जरूर रहा होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी समस्या है बिजनेसमैन के लिए। अगर वो इन सब समस्याओं से गुजर भी ले तो भी फिर उन स्टेट्स में, ये मैं सिर्फ बात जर्मनी की कर रहा हूं, ये जर्मनी की इंटरनल कंडीशन है। तो अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, वो है टैरिफ बैरियर्स, कस्टम बैरियर्स। आपको हर स्टेट से जैसी गुजरना, दूसरी स्टेट में आप एंटर होंगे, आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है। फिर आप उसकी बॉर्डर से निकल के दूसरे में घुसोगे, फिर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है। तो 39 टाइम्स अगर आप कस्टम ड्यूटी पे करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो इतना महंगा कोई सामान जो बाहर से आया हुआ तो खरीदेगा नहीं, तो लोकल मेड ही खरीद लेंगे ना लोग, बाहर से आया, तो इससे लॉस मेकिंग ही होगी व्यापारी को, वो जो मर्चेंट जो भी सामान बेचने निकला है। 39 टाइप की लैंग्वेजेस, 39 टाइप की करेंसीज और 39 टाइप के अलग अलग टैरिफ बैरियर से गुजरने के बाद में उसके पास कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, तो सिर्फ लॉस ही रह जाएगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय, इसीलिए ज़ोल्वेरियन की जरूरत बहुत ही ज्यादा थी व्यापारी वर्ग को। खैर, ये ऑब्स्टेकल थी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। अब अगर व्यापारी वर्ग जो है वो लॉस मेकिंग करेगा, जबरदस्त नुकसान उठाएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी कैसे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आना नियर अबाउट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट वेट्स एंड मेजर्स, ये भी एक प्रॉब्लम थी। सबका 2 इंच अलग अलग है, किसी का 2 इंच इतना सा है, किसी का 2 इंच इतना बड़ा है, किसी का 2 इंच इतना बड़ा है, किसी का 1 फीट इतना है, किसी का 1 फीट इससे भी ज्यादा है, किसी का 1 फीट उससे भी ज्यादा है, किसी का बिल्कुल कम है। तो कोई एक यूनिवर्सल सिस्टम नहीं था, कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था वेट्स और मेजर्स का भी। तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपने मान लीजिए एक स्टेट से कपड़ा खरीदा, आपने 2 फीट कपड़ा खरीदा, उनका 2 फीट था 1 हाथ और 2 हाथ, और वो कपड़ा आप बेचने के लिए गए किसी दूसरी स्टेट में, दूसरी स्टेट के लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे तो 1 फीट 2 हाथ का होता है जी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो 2 फीट कपड़ा है वो सिर्फ 1 फीट का रहेगा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम थी कुछ, और ये बहुत जबरदस्त और सीवियर इशू था उस समय का। व्यापारियों को इसी वजह से भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा था। खैर, और वेरियस कस्टम बैरियर्स जो है वो आपको बता ही चुका हूं। तो इन सब का जवाब था ज़ोल्वेरियन द वे ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेफिनेटली। तो ज़ोल्वेरियन ने जो है इन सभी सवालों के जवाब दिए, और प्रूशिया ने जो है उन 39 स्टेट्स की कॉन्फेडरेशन को ज़ोल्वेरियन में क्रिएट किया। और ये ज़ोल्वेरियन थे क्या? बेसिकली ये ज़ोल्वेरियन थे न्यू कस्टम यूनियन। ये कस्टम यूनियंस थी, इन 39 स्टेट्स ने अपनी मर्जी से इन ज़ोल्वेरियंस को यानी कि कस्टम यूनियंस को ज्वाइन किया, और ये एक तरह से फ्री मार्केट डेवलप करते थे। फ्री मार्केट का मतलब ये था कि टैक्स बैरियर या तो थे नहीं, और अगर थे तो बहुत ही नेग्लिजिबल थे, जिससे कि व्यापारी इजीली जो है अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके और वहां पे उसे बेच सके। क्योंकि अगर व्यापारी मुनाफा कमाएगा तो वो उस मुनाफे को साझा करेगा, उसको शेयर करेगा अपनी स्टेट के साथ में भी टैक्सेस के थ्रू। तो इस वजह से जो है ज़ोल्वेरियन क्रिएट किया प्रूशिया ने, ठीक है। इस कस्टम यूनियन को बनाया, पहली बार जर्मनी में बनाया, जैसा कि मैंने आपको बताया जर्मनी में बना, ठीक है। इस कस्टम बैरियर की खास बात ये थी कि इसमें सिर्फ 2 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, 39 लैंग्वेजेस को बंद कर दिया गया, केवल 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रखा गया, 2 ऑफिशियल करेंसीज को रखा गया, और ये एक फ्री मार्केट डेवलप किया गया। अगर मैं प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट से बात करूं तो आपने SEZs का नाम सुना होगा। ये होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, टैक्स हेवन्स होते हैं।
कहने का मतलब इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो अलग अलग कंपनियां जो होती हैं, व्यापारियों की बनाई हुई या बिजनेसमैन की अलग अलग जो कंपनियां होती हैं, इनको बहुत जो है एक तरह से गवर्नमेंट हेल्प करती है बिजनेस करने में। इनको जो है एक तरह से टैक्स में इनको रिलैक्सेशंस देती है अलग अलग तरह के इन्हीं एसईजेड्स में। ये फ्री मार्केट्स होते हैं, इनके अंदर ये बहुत ही फ्रीली अपना बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्स बैरियर्स ना के बराबर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। और एक तरह से ज़ोल्वेरियन जो आज प्रेजेंट टाइम में एसईजेड्स डेवलप हो रहे हैं अलग अलग नेशंस में, उन एसईजेड्स का प्रीडिसर है ये ज़ोल्वेरियन, ये आप कह सकते हैं। ज़ोल्वेरियन इन एसईजेड्स का एक तरह से जो है इनकी पुरखे हैं, ये पूर्वज है ज़ोल्वेरियन एसईजेड का। सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि मेरे इस लेक्चर से आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपको जो है आगे आने वाले जो लेक्चर्स में आपके बाकी की जो बचे हुए डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। मगर इसके अलावा भी अगर टॉपिक के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स आपको आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा हमारा ऑफिशियल मेल आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो उस लिंक के ऊपर भी अपनी प्रॉब्लम्स जो है हमें सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। For complete clarity of the topic, please stay tuned with us. Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. Thank you so much.